हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो आज हिंदी मीडियम की 12वीं क्लास है, इसके अंदर अध्याय 16 का अगला पार्ट कर रहे हैं जैविक एवं अजैविक संसाधन में। तो अपने जो आज का टॉपिक है वो है जल समस्या से संबंधित है। जल समस्या, जल समस्या जो है इससे संबंधित है ये आज का टॉपिक अपना। जल समस्या जो है इसकी अगर बात करें तो देखिए, निरंतर जनसंख्या जो है उसकी तो वृद्धि हो रही है, वृद्धि तो होती रहेगी जनसंख्या में, लेकिन जल जो है उसकी संख्या घटती रहेगी। तो निरंतर वृद्धि के कारण अब जो प्रति व्यक्ति जल प्राप्ति की संख्या है वो संख्या घट हो रही है, यानी जल की जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जो जल संसाधन है इनका उपयोग औद्योगिक कार्यों में, कृषि कार्यों में, घरेलू जो कार्य है इनके अंदर जो है कर रहे हैं। और जब अपने ये घरेलू औद्योगिक कार्यों में इनमें जब अपने उपयोग किया जा रहा है कृषि कार्यों में, तो इसका उपयोग होने के कारण जल जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। तो जल जब प्रदूषित हो रहा है तो इस प्रदूषण से जो उपयोगी जल संसाधन है उन जल संसाधनों की जो उपलब्धता है वो निरंतर घटती जा रही है। तो लगातार अगर इसमें अपने ह्रास होता रहेगा तो वह संख्या घटती रहेगी। तो जल समस्या जो है ये एक विकराल रूप जो है वो लेकर अपने सामने आ रहा है। तो आगे जो अपने बात करें जल समस्या के अंदर, तो जल की उपलब्धता का ह्रास, जल की उपलब्धता का, जल की उपलब्धता का ह्रास, जल की उपलब्धता का ह्रास जो है। अब जल की उपलब्धता का ह्रास कैसे होता है? देखिए, अवांछित पदार्थों से रहित जो जल होता है, पहले तो अपनी बात कर लेते हैं शुद्ध जल क्या होता है। जो अवांछित पदार्थों से रहित जल शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल होता है मतलब यह है कि जो अवांछित पदार्थों से शुद्ध जल है वो अपने शुद्ध जल कहलाता है, बिल्कुल शुद्ध जल होता है। अब ये जो शुद्ध जल है, इस शुद्ध जल में कुछ विषैले पदार्थ मिल जाते हैं, सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं, रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं। तो इन रासायनिक पदार्थों से, विषैले पदार्थों से या अन्य प्रकार के जो अपशिष्ट हैं, इन अन्य प्रकार के अपशिष्टों से मिलने के कारण जल जो होता है वो अपना स्वाभाविक गुण जो है उस स्वाभाविक गुण को खो देता है। और उसका जो स्वाभाविक गुण ये खो जाता है, तो इस स्वाभाविक गुणवत्ता के खोने के कारण वो जल प्रदूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है और वो मानव के उपयोग के लिए अनुपयोगी हो जाता है। तो इसे अपने जल प्रदूषण कहा जाता है, या इसे अपने जल की गुणवत्ता में ह्रास कह देते हैं। इसे या तो जल प्रदूषण कहेंगे या जल की जो अपने गुणवत्ता होगी उसके अंदर ह्रास हो जाता है। तो ये विषैले पदार्थ जो हैं वो निरंतर नदियों, झीलों, तालाबों में, समुद्रों में मिलते जा रहे हैं, और इसके कारण जो अपने जल प्रदूषण है वो जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जल प्रदूषण जब बढ़ता जा रहा है तो उसका परिणाम ये हो रहा है भी जल की मात्रा लगातार घटती जा रही है, जो अपने लिए अच्छा है। और जो जलीय तंत्र है उस जलीय तंत्र में ये सम्मिलित होकर बहुत ज्यादा प्रदूषित करते हैं। अत्यधिक जो प्रदूषक अपने होता है वो प्रदूषक भीतर तक पहुंचकर भूमिगत जल जो होता है उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। भारत में जैसे गंगा, यमुना जैसी जो पवित्र नदियां हैं वो नदियां भी आजकल जो है प्रदूषित हो चुकी हैं, और इनसे जो है धीरे धीरे अपने जल जो है इसका ह्रास हो रहा है और प्रदूषित होता जा रहा है। आगे आता है इसके जल ह्रास के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है जल संरक्षण और प्रबंधन। जल संरक्षण और प्रबंधन, जल संरक्षण और प्रबंधन। जल का संरक्षण कैसे करें और इसका प्रबंधन कैसे, ये बात आती है। तो अलवणीय जल जो है उस अलवणीय जल की बढ़ती मांग और घटती आपूर्ति के कारण
जो अपना पोषणीय विकास है, इस पोषणीय विकास को अपने चलाने के लिए ये जो जल होता है एक महत्वपूर्ण भाग होता है जीवन का, या महत्वपूर्ण जो है संसाधन होता है। अब ये जो महत्वपूर्ण संसाधन है जल, इसका संरक्षण और प्रबंधन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सागरों और महासागरों में जो विलवणीय जल है वो अत्यधिक होता है, या जो लवणीय जल है वो अत्यधिक होता है, और उस अत्यधिक जो जल विलवणीय जल है उसको जब अपने शुद्ध कर अगर उसको लवण रहित कर पीने योग्य बनाएं तो उसके ऊपर काफी खर्चा आता है, लागत बहुत लगती है, तो उसको अपने जो है कर नहीं सकते। इसके अलावा भारत के अंदर कुछ प्रभावशाली नीतियां बनाई गई हैं, कानून बनाए गए हैं जल प्रदूषण को रोकने के लिए, या जल के संरक्षण को करने के लिए कुछ कानून बनाकर उन्हें लागू किया गया है, प्रभावशाली कदम उठाए जा रहे हैं। जल प्रदूषण जो है इसको रोकने के लिए जल का पुनर्चक्रण करना चाहिए, जल संभरण विकास जो है वो करना चाहिए, वर्षा जल जो संरक्षण तकनीक है उस तकनीक को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो जल है इसको बचा सकते हैं और पुनर्चक्रण कर पुनः इसका उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई की नई पद्धतियां हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। कम जल वाली जो फसलें हैं, कम जल प्राप्त करने वाली फसलें जो हैं उनको बोकर अपने जल का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संयुक्त उपयोग करते हुए अपने जल की जो मात्रा है इसको बढ़ा सकते हैं। जल जो संरक्षण करना है, इस जल संरक्षण हेतु कुछ सुझाव जो हैं वो निम्न हो सकते हैं। जल संरक्षण के सुझाव जल संरक्षण के, तो सुझाव जो है जल संरक्षण के वो कौन से हो सकते हैं? तो देखिए जल संरक्षण के सुझावों की बात आ रही है तो यहां पे पहला सुझाव हो सकता है जल प्रदूषण का निवारण। जल प्रदूषण का निवारण। अब जल प्रदूषण का निवारण कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह आती है अपने सामने कि जल प्रदूषण का निवारण करना है, और वो निवारण करें तो करें कैसे? देखिए भारत में जो नदियां हैं, या अपने सीधी बात है भाई नदियां, भारतीय नदियां जो हैं उनकी अगर बात करें, या अपने जो नहरें वगैरह जो हैं जिनको अपने प्रदूषित कर रहे हैं उनकी बात करें, तो पृथ्वी का अपने सारी पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है, ठीक है, उस पृथ्वी पर उपलब्ध जल संसाधन जो है, उस जल संसाधन की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में निरंतर कमी आती जा रही है। अब निरंतर कमी कैसे आ रही है? देखिए कृषि कार्यों के द्वारा आ रही है, घरेलू उपयोग के कारण आ रही है, औद्योगिक जो क्रांति हुई उस औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योग वगैरह जो स्थापित हुए उनकी वजह से आ रही है। अब जल प्रदूषण का निवारण करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कृषि के अंदर अपने रासायनिक उर्वरक या खाद जो है उनका उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, उनकी जगह अपने जैविक जो कीटनाशक है, उर्वरक है, उनका उपयोग करके कम किया जा सकता है। ठीक है, प्रदूषित जल का शोधन करके कर सकते हैं, और उद्योगों से प्रदूषित जल जो है उसका अपने उप उत्पादकों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उद्योगों से जो अपने जल प्राप्त हो रहा है उस जल का उप उत्पादों के रूप में अपने उपयोग कर इसको अपने प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपने इनका अपने उपयोग कर प्रभावशाली कदम उठाकर अपने जल जो है इसके प्रदूषण को रोक सकते हैं। दूसरा आता है जल का पुनर्चक्रण या पुनर्भरण। जल का पुनर्चक्रण, जल का पुनर्चक्रण। अब देखिए जल का पुनर्चक्रण कैसे करते हैं? ये जो तकनीक है, इस तकनीक में अलवणीय जल जो है उस अलवणीय जल को अपने करेंगे क्या भी, अलवणीय जो जल है उस अलवणीय जल का अपने प्रयोग करेंगे, और अलवणीय जल के द्वारा जो अलवणीय जल है अपना, उस अलवणीय जल के द्वारा उसकी जो अपने अलवणीय जल की उपलब्धता है, गुणवत्ता है, उसको अपने सुधारा जा सकता है। तो कम गुणवत्ता वाला जो शोधित अपशिष्ट जल है उसका उपयोग अपने जो है शीतलन या अग्निशमन कार्यों में कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपने नगरीय क्षेत्र हैं उन नगरीय क्षेत्रों में स्नान के लिए, अपने बर्तन धोने के लिए, या गाड़ी वगैरह जो धोई है, साधन वाहन वगैरह जो धोए गए हैं उस जल का उपयोग अपनी बागवानी में कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला जो जल है उस जल का सिर्फ उपयोग पेयजल के रूप में करना होगा, तो उसका संरक्षण हो सकता है। तो पुनर्चक्रण की जो अपने तकनीक है, इस तकनीक को अपनाकर अपने
पूर्ति योग्य जल जो है उसकी उपादेयता जो है उसको अपने बनाए रख सकते हैं, उसकी उपादेयता जो है वो वैसी की वैसी बनी रह सकती है। आगे जो इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है जल संभरण प्रबंधन। तीसरा आता है जल संभरण प्रबंधन। देखिए इसका आशय क्या होता है, जल संभरण प्रबंधन का आशय देखिए क्या चीज होती है, या जल संभरण प्रबंधन का आशय मुख्य रूप से किससे लिया जाता है। तो इसका मुख्य रूप से जो अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है वर्षा, धरातलीय व भौम जल के प्रबंधन से जल संभरण प्रबंधन का आशय मुख्य रूप से होता है वर्षा, धरातलीय या भौम जल का जो प्रबंधन किया जाता है उससे। इसके अंतर्गत देखिए क्या किया जाता है, जो वर्षा का जल है या बहता जल जो है उस बहते जल को रोकने के लिए बांधों, झीलों, तालाबों और पुनर्भरण जो कुएं हैं उनका निर्माण किया जाता है, उनके द्वारा जो भौम जल है उसका संचयन किया जाता है और पुनर्भरण जो है उसको सीमित किया जाता है। अगला जो आता है वो ये आता है भी जल प्रबंधन जो है, उस जल प्रबंधन के अंतर्गत जल संभरण और मानव सहित समस्त जो संसाधन हैं उन संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण विदोहन जो है उस विदोहन को सम्मिलित किया जाता है, तो वो इसमें शामिल होता है। इसमें देखिए केंद्रीय, राज्य सरकारें और गैर सरकारी जो संगठन हैं उन संगठनों द्वारा भी बहुत से जल संभरण, विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें हैं, गैर सरकारी संगठन है, वो ये सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे इसमें ग्रामीण जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनोरोपण के लिए संरक्षण हेतु केंद्र सरकार ग्रामीण जो अपने जनसंख्या है उनके लिए एक योजना चलाई है जिसको अपने हरियाली के नाम से जानते हैं। हरियाली जो है जो जल संरक्षण विकास परियोजना जो है वो चली है। इसके अलावा अपने जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अलवर में अखारी पानी संसद जो है कार्यक्रम चलाया गया है। आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है। तो ये दोनों अखारी संसद है राजस्थान की या आंध्र प्रदेश की जो नीरू मीरू है, जो जन सहयोग है उस जन सहयोग के द्वारा ये चलाए जा रहे हैं, जिसमें अपने अंतःस्त्रावण तालाब वगैरह जो है वो बनाए गए हैं, बांध बनाकर अपने पानी जो है उसका संग्रहण करना किया गया है और बांध वगैरह बना के किया जाता है, घरों के ऊपर पानी संग्रहण के लिए किया जाता है। जैसे तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु राज्य के अंदर जल संग्रहण संरचना बनाए बिना अपना जो है मकान जो है उसका निर्माण नहीं कर सकते, आवास का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों द्वारा, जिससे जल का संभरण हो सके या जल का प्रबंधन हो सके द्वारा। इसमें अगला जो पॉइंट आता है अपने वो आता है वर्षा जल संचयन। चौथा आता है वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन मतलब वर्षा का जो जल है उस वर्षा के जल का जो संचयन है उसको कर कर विभिन्न उपयोगों के लिए या विभिन्न कार्य जो है उन विभिन्न कार्यों के लिए उसको उपयोग किया जा सके। वर्षा जो जल है इसको इसको रोकने के लिए कई प्रकार के अपने उपयोग किए जाते हैं, कई प्रकार की जो तकनीकें हैं उन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, पानी की प्रत्येक बूंद को सिंचित करने की दृष्टि से ये कार्य किया जाता है। इसमें वर्षा जल जो है उस वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों, कुओं में एकत्र किया जाता है जिससे अपने पानी की उपलब्धता बनी रहे और भूमिगत जो जल स्तर है वो भूमिगत जल स्तर जो है वो ऊंचा बना रहे, तो ये अपने किया जाता है। इसके अलावा जो भूमिगत जल संचयन जो है, इस भूमिगत जल संचयन में जो उपलब्ध एलवणता जो होती है उस एलवणता को कम कर उसकी गुणवत्ता को ये जो है बढ़ाता है। वर्षा जल जो होता है मृदा अपरदन और बाढ़ को ये रोकता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से
वर्षा जल जो है वो झीलों, तालाबों, जोहड़ों में एकत्रित किया जाता था और इनका संचित कर कर बाद में इनका उपयोग किया जाता था। तो ये सारी की सारी जो प्राविधि जो होती हैं, ये सारी की सारी प्राविधि जैसे तालाब है, जोहड़ है, कुआं है, टांके है, तो ये कम मूल्य पर आधारित अपने पारिस्थितिकीय विधियां हैं। तो राज्य सरकार द्वारा भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे राजस्थान के अंदर बात करें तो जल स्वावलंबन योजना जो है उसको अपने प्रावित किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन के लिए, संरक्षण के लिए। तो इस प्रकार से अपने वर्षा जल संरक्षण के द्वारा भी ये कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक अपने इसके अंदर आएगा वो आएगा खनिज संसाधन। खनिज संसाधन अगला टॉपिक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन क्या होते हैं? खनिज संसाधन, देखिए खनिज संसाधन आखिर चीज क्या होती है? वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो भूमि को खोदकर निकाले जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं मतलब यह है भूमि के द्वारा, यानी भूमि को खोदकर जितने भी अपने प्राकृतिक पदार्थ जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, वो सारे क्या कहते हैं? खनिज कहलाते हैं। वो सारे के सारे खनिज में आते हैं, तो उन्हें खनिज कहा जाता है। देखिए जैसे अपने लोहा है, संगमरमर है, पेट्रोलियम है, कोयला है, सारे होते हैं। अब खनिज की बात करें तो खनिज जो होते हैं इनके अंदर प्राकृतिक रवेदार निश्चित रासायनिक संगठना होती है। इस निश्चित रासायनिक संगठना वाले विशिष्ट पदार्थ जो है ये होते हैं। कई खनिज एक ही तत्व के होते हैं, जैसे सोना है, जैसे कार्बन है, हीरा है, ठीक है, सोना है, ये एक ही तत्व के होते हैं। कई खनिज बहुतत्व के होते हैं, जैसे सल्फर, लोहा जो हैं ये होते हैं। खनिजों की अलग अलग विशेषता होती है, जैसे इनका रंग, घनत्व, रवेदार या क्रिस्टलीय है, कठोरता, पारदर्शिता आदि इनकी संरचना होती है। खनिज पदार्थ जो होते हैं वो संसार के सर्वाधिक मूल्य पदार्थ माने जाते हैं, या मूल्यवान जो संसाधन है वो माने जाते हैं, और जिनको अपने कह सकते हैं भी महत्वपूर्ण ये जो है निःशुल्क उपहार है प्रकृति ने जिन्हें मानव को प्रदान किया है, वो महत्वपूर्ण निःशुल्क अपने उपहार है। खनिज जो हैं इनका कई प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जाता है, जैसे मशीनों का निर्माण करना, धात्विक अधात्विक खनिजों का उपयोग जो है मकान वगैरह बनाने में, मशीनों का निर्माण करने में आदि में। इससे देश के अंदर सामाजिक आर्थिक जो विकास होता है, वैज्ञानिक प्रगति जो होती है, उसका मेन आधार भी खनिज होते हैं। भारत जो है उसकी बात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही खनिजों का जो है खनन होता आ रहा है। अगर भारत में आज़ादी से पहले की बात करें, 1947 तक बात करें भारत में, तो 22 प्रकार के खनिज जो थे उनका खनन किया जाता था। 22 प्रकार के खनिज निकाले जाते थे 1947 से पहले, आज़ादी से पहले की बात करें तो 22 प्रकार के जो खनिज हैं, उन 22 प्रकार के खनिजों का जो है किया जाता था अपने खनन। अब जो इनकी संख्या बढ़कर 125 तक हो चुकी है। अब भारत में जो खनिज निकाले जाते हैं वो लगभग 125 खनिज जो हैं वो निकाले जाते हैं, भारत में निकाले जाते हैं। इनमें से 35 खनिज जो हैं वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है वो 35 खनिज पाए जाते हैं। अभी तक मानव को लगभग 1600 प्रकार के जो खनिज हैं, 1600 प्रकार के खनिज जो हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। 1600 प्रकार के खनिजों की जानकारी जो है मानव को प्राप्त हो चुकी है। खनिजों में अगर बात करें तो खनिजों की जो आत्मनिर्भरता है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पे आता है, भारत जो है वो द्वितीय स्थान पर है, रूस जो है वो तृतीय स्थान पर है।
अब भारत में खनिजों के वितरण की बात करेंगे अपने। भारत में खनिजों का जो वितरण है वो कहाँ मिलता है? भारत में खनिजों के वितरण, खनिजों का वितरण, भारत में खनिजों का वितरण। तो भारत में जो खनिज है, इन खनिजों का वितरण जो है वो कहाँ है? तो भारत में खनिज जो है प्रमुखतः 6 मेखलाओं में पाए जाते हैं। 6 मेखलाएं जो है उनमें पाए जाते हैं। तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं? 6 मेखलाओं में पाए जाते हैं। 6 मेखलाओं के अंदर ये पाए जाते हैं। अब ये 6 मेखलाएं कौन कौन सी हैं उनकी बात करें तो 6 मेखलाओं में जैसे पहली मेखला आती है अपने झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेखला। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला, ये जो मेखला है ये आती है। अब इस मेखला की बात करें तो यह जो मेखला है भारत के उत्तर पूर्वी जो अपने पठारी प्रदेश है उन पठारी प्रदेशों में ये विस्तृत है। उस उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में अपने जो मेखला की बात करें तो उसमें जैसे छोटा नागपुर है, उड़ीसा पठार है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग जो हैं उन भागों में ये विस्तृत मिलती है। यहां से मुख्य रूप से जो खनिज निकाले जाते हैं उनके अंदर लोहा, अयस्क, तांबा, मैग्नीज, ठीक है, लोहा, तांबा, मैग्नीज है, अब्रक है, फास्फेट है, क्रोमाइट है, चूना पत्थर है आदि जो है वो निकाले जाते हैं इसमें से। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला से। दूसरी जो मेखला आती है वो आती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मेखला। महाराष्ट्र मेखला, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मेखला जो है ये इसमें शामिल की जाती है। तो ये सेकंड मेखला जो है वो आती है। अब इस मेखला की बात करें तो इस मेखला से जो अपने खनिज निकाले जाते हैं उसमें लोहा एस्क है, लोहा एस्क निकाला जाता है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, चूना पत्थर, अब्रक, तांबा, ग्रेनाइट जो है वो निकाला जाता है इस मेखला से। इसके बाद में तीसरी जो अपने मेखला आती है वो आती है कर्नाटक तमिलनाडु मेखला। तीसरी जो आती है वो आती है कर्नाटक तमिलनाडु मेखला। कर्नाटक तमिलनाडु मेखला। अब कर्नाटक तमिलनाडु मेखला जो है इस मेखला से देखिए अपने जो खनिज निकाले जाते हैं उसमें लोहा एस्क भी आता है, मैग्नीज है, तांबा, बॉक्साइट, क्रोमाइट, जिप्सम आदि प्रकार के जो खनिज है वो यहाँ से भी निकाले जाते हैं। इसके बाद जो चौथी अपने आती है वो आती है राजस्थान गुजरात मेखला। चौथी आती है राजस्थान गुजरात मेखला जो है ये आती है राजस्थान गुजरात मेखला 4 नंबर पर। भी राजस्थान और गुजरात जो है वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे अपने इस मेखला की बात करें तो चांदी निकाला जाता है, सिस्ता है, जस्ता है, अब्रक है, जिप्सम, संगमरमर, ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह जो है वो यहाँ से निकाली जाती है। इसके बाद 5वीं मेखला जो आती है वो आती है अपने केरल मेखला। 5वीं आती है केरल मेखला। केरल मेखला, केरल मेखला जो है वो अपने जो पाई जाती है इसके अंदर अपने केरल मेखला की बात करें तो इस मेखला में अपने मोनोजाइट वगैरह जो है, इल्मेनाइट है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो पदार्थ है जैसे चिकनी मिट्टी वगैरह है, गार्नेट है आदि जो पदार्थ पाए जाते हैं ये अपने निकाले जाते हैं। ये केरल मेखला जो है इसमें से अगर बात करें तो इस मेखला के अंदर अपने
अपने मोनोजाइट, जिरकन, इल्मेनाइट वगैरह जो पदार्थ हैं ये यहाँ से निकाले जाते हैं। इसके बाद अपने जो छठी मेखला आती है वो आती है हिमालय मेखला। छठी मेखला है हिमालय मेखला। हिमालय मेखला। अब हिमालय मेखला जो है वो हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है उस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ ये फैली हुई है। तो इस हिमालय मेखला की बात करें तो इस हिमालय मेखला से देखिए अपने तांबा, सीसा, जस्ता, सुरमा, कोबाल्ट जो है, बेरिलियम जो है आदि ये खनिज जो हैं यहाँ से निकाले जाते हैं। तो ये 6 प्रकार की जो अपनी मेखलाएं हैं वो भारत में पाई जाती हैं, जिसमें अपनी कौन कौन सी आ जाती है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मेखला, कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला, राजस्थान, गुजरात मेखला, केरल मेखला और हिमालय मेखला जो है। तो ये 6 मेखलाएं हैं जो भारत में खनिजों का वितरण निर्धारित करती हैं। आगे आता है खनिजों का वर्गीकरण। अगला जो पॉइंट है अपना वो है खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण, देखिए खनिजों के वर्गीकरण की अगर बात करें अपने, खनिजों के वर्गीकरण की अगर बात करें तो देखिए खनिजों का जो वर्गीकरण है इसमें क्या होता है? खनिजों के वर्गीकरण को अगर अपने देखें तो खनिज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने मुख्य रूप से जो खनिज हैं 2 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें अपने एक तो आता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज आता है। अब धात्विक खनिज कौन सा होता है वह बता देते हैं थोड़ा सा। वह खनिज जिसमें धातु अंश पाया जाता है धात्विक खनिज कहलाता है। जिसमें धातु अंश पाया जाएगा वो धात्विक खनिज कहलाया जाएगा। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लौह धात्विक, एक होगा अलोह धात्विक। तो एक लोह धात्विक, एक अलोह धात्विक। अब लोह धात्विक के अंदर क्या होगा? लोह धातु में लोह अंश जिसमें मौजूद होगा वो लोह धात्विक में आएगा। अलोह धात्विक में कौन सा होगा? जिसके अंदर लोह अंश मौजूद नहीं होगा वो अलोह धात्विक में आएगा। लोह अंश धात्विक में जैसे मैग्नीज है, लोहा है, टंगस्टन है, क्रोमाइट है, ये लोह धात्विक होते हैं। अलोह धात्विक की बात करें जैसे तांबा, सीसा, चांदी, ठीक है, ये जो है सोना है, ये जो सारे हैं अलोह धात्विक में आते हैं। दूसरा इसमें जो खनिज आता है वो आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण है। दूसरा जो खनिज आता है वो है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन सा होता है? वह खनिज जिसमें धातु का अंश मौजूद नहीं होता है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अधात्विक खनिज कहलाते हैं जैसे अभ्रक, एस्बेस्टोस है, जिप्सम है, हीरा है, चूना पत्थर है, रॉक फास्फेट है, ये जो हैं अपने अधात्विक खनिज आते हैं। तीसरा जो खनिज माना गया है इसका प्रकार वो माना गया है खनिज ईंधन या शक्ति संसाधन। तीसरा माना गया है खनिज ईंधन या शक्ति संसाधन। देखिए खनिज जो ईंधन या शक्ति संसाधन जो अपने ऊर्जा प्रदान करते हैं, खनिज संसाधन वो इसमें शामिल किए जाते हैं जिनसे अपने को शक्ति प्राप्त होती है। जैसे इसमें प्राकृतिक गैस है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है। इस प्रकार से जो अपने पदार्थ जो आते हैं वो सारे इसमें आते हैं। परमाणु ऊर्जा है, अणु शक्ति के जो पदार्थ आते हैं सारे वो इसमें आते हैं। तो ये खनिजों के प्रकार में आते हैं। तो ये अपने खनिजों का जो वर्गीकरण है वो हो गया है। कल अपने इसी के अंदर अगला जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे लोहा एसक से संबंधित।
तो अपने आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।